नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। यूएसएड की फंडिंग पर कांग्रेस बुरी तरह से फंसती दिख रही है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था कि भारत में वोटर टर्नआउट के लिए जो बिडेन की सरकार ने $21 मिलियन दे रही थी, और ट्रंप के इसी बयान से बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। कांग्रेस पर देश के खिलाफ साजिश रचने और विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत करने का आरोप लगा है। आरोप प्रत्यारोप तो पार्टी के अंदर भी चल रहा है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां वहां हंगामा बढ़ता जा रहा है। सियासी हंगामा तो बिहार में भी मचा। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से आरजेडी बौखला गई है। दरअसल भागलपुर से ही पीएम मोदी ने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त दी। पीएम मोदी की रैली में अपार भीड़ जुटी, जिसे देख चुनावी साल में विपक्ष डरा और सहमा है। तो क्यों यूएसएड फंडिंग पर कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी है जंग? क्यों पीएम मोदी के बिहार दौरे से परेशान है आरजेडी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यूएसएड की जो फंडिंग हुई है उसको लेकर अब जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे वही आरोप वो बीजेपी पे भी लगा रही है। श्वेत पत्र तक का जिक्र कर दिया है। देखिए, ये लोग बेकार के डिबेट में उलझ रहे हैं, क्योंकि इसमें वो कहते हैं ना कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी के ऊपर गिरे, कटना किसको है? कटना तरबूज को ही है। इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी जितना जाएगी उतनी बर्बाद होगी। ये कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ नहीं जाने वाली है इस चक्कर में। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आरोप सरकारी योजनाओं को लेकर है। अरे भाई, आप ये देखिए ना कि इसके तमाम इकोसिस्टम के ऊपर अभी क्या हुआ अमेरिका में। पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो यूएसएड की पूरी कहानी है, हिंदुस्तान से उसको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में जिसको कहते हैं ना कि उसका रेमिफिकेशन, उसका इंपैक्ट हो रहा है। कहानी अमेरिका में चल रही है। अमेरिका में यूएसएड के दफ्तर को ताला बंद कर दिया। 10,000 लोग उसके पूरे दुनिया में वर्कर काम कर रहे हैं। रात भर कल एलन मस्क के ऑफिस से, ये डोज का जो ऑफिस है, वहां से इन लोगों को टर्मिनेट किया गया, 1600 को बाहर किया गया और 4000 को बोला कि लंबी छुट्टी पे जाओ। पीछे से एक और आ रहा है ईमेल, अगला कम्युनिकेशन जो आएगा तब तक के लिए इंतजार करो जी। तो उस 10,000 में आप ये समझिए यूएसएड के लोग दिल्ली के अंदर में 100-150 से ज्यादा होंगे। तो दुकान वहां बंद हो रहा है, इंपैक्ट यहां हो रहा है। यूएसएड के पास $60 बिलियन सालाना खर्च करती है। 1% ऑफ यूएस बजट इट गोज टू यूएसएड। किस लिए? वो दुनिया भर में तमाशा करने के लिए। यूएसएड दरअसल CIA का एक विंग की तरह काम करती है कि जहां कहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस करना हो, सत्ता परिवर्तन करना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, रिजीम चेंज का ये करना हो, किसी सरकार की पॉलिसी को इम्पैक्ट करना है, वहाँ के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को कर दो, वहाँ की मीडिया को कर दो, वहाँ पे एनजीओ खड़ा करो, ये धंधा था। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम आएंगे, ये जो $60 बिलियन जो टैक्स पेयर का पैसा है ये बकवास काम में जा रहा है, इससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए इसको बंद करो। तो बंद होगा। कहां कहां खर्च हुआ? तो यूएसएड का एक सिर्फ पोस्टर बाहर आया जिसमें कहा, मैं कह रहा हूं $60 बिलियन अमेरिकी सरकार का खर्च होता है ये सब फालतू कामों में। और उसमें जो एक पहली जो लिस्ट आई वो मात्र 700 मिलियन, ओनली 700 मिलियन का हिसाब किताब है कि कैसे इलेक्शन को जो है हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उसी में हिंदुस्तान का भी नाम आया। अब दिक्कत क्या है कि जैसे ही ये नाम आ रहा है तो ये तो लेफ्ट लिबरल कबाल जो इंटरनेशनल पूरा गैंग है उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में मीडिया वालों को, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, हिंदुस्तान में एनजीओ वालों को, प्रोफेसर्स को और तमाम तरह के प्रोफेशनल्स को यूएसएड पैसा नहीं दे रही थी। यह धंधा अमेरिका में भी चल रहा था। वहां भी दुकान बंद, इधर भी दुकान बंद। तो जो प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है उसी का रेमिफिकेशन यहां भी आएगा। बहुत सारे वकील, अब है क्या, ये यूएसएड का पैसा जॉर्ज सोरोस के अलग अलग एजेंसीज के द्वारा वो हिंदुस्तान पहुंचता था,
वो खर्च होता था, पॉलिटिकल इस्तेमाल होता था। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है, ये तू मैं करने की बात नहीं है। ऑफिशियल बात क्या, जयशंकर ने क्या कहा कि नाउ वी आर गेटिंग एविडेंस फ्रॉम यूएस न्यू गवर्नमेंट कि किस तरीके से इन फंड के जरिए हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया गया। इट इज अ क्लियर कट इंटरफेरेंस विद इन आवर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब जब ये तय हो जाएगा कि पैसे आए, पैसा किसके किसके पास गया, तो वो तो अमेरिका के दलाल हो गए, सीए के दलाल हो गए। बच पाएगा कोई? भाई जोर शोरों से पैसा तुम भी खा रहे हो। ये करार कि भाई आएगा पैसा, ये कुरैशी ने किया, 2012 में किया। और उसमें डील क्या था कि ये पैसा कहां कैसे कैसे खर्च होगा, ये तय सिर्फ अमेरिका कर सकता है। इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान की सरकार भी उसको नहीं बता सकती कि पैसा कहां गया है। अब तो वहां बताने वाले लोग आ गए। और दिक्कत ये है कि जो कैश पटेल, जो गुजराती वहां एफबीआई का चीफ बन गया, ये तुलसी गबार्ड जो वहां बन गई, इन लोगों की हालत खराब है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये ओपन एंड शट केस है। बहुत सारे वामपंथी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एनजीओ, प्रोफेसर, ये सब नपने वाले हैं, मीडिया वाले, मीडिया हाउसेस, ये सब नपने वाले हैं। इसलिए जितना जो कम बोलेगा वो सरकार के रडार पे कम आएगा, जो जितना बोलेगा वो उतना फंसेगा। मतलब चोर मचाए शोर। यूएस फंडिंग के मामले में आग में जो जिस तरह से झुलस रही है कांग्रेस, उसके अंदर भी उतनी ही छटपटाहट देखी जा रही है। कांग्रेस हर स्टेट में यहाँ पे एक तरह से बवाल देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखिए, अगर ऐसे काम करोगे तो कुछ राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस के अंदर भी हैं। राहुल गांधी जो आज हंगामा किए हुए हैं, इनकी टीम के लोग यूएस फंडिंग को लेकर कह रही है कि नहीं, फिनांस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कह रही है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं खर्च किए गए, दूसरे कामों में खर्च किए गए। लेकिन पूरा का पूरा इसका इकोसिस्टम किसके लिए काम करता है, ये तो राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ प्रोफेसर जिससे ये मुलाकात करता है और उसकी सारी रिपोर्ट मोदी के खिलाफ आती है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर ये पूरा का पूरा हिंदू वर्चस्व चल रहा है, जिसमें दलितों की स्थिति कमजोर होगी। ये 1947 अंबेडकर की रिपोर्ट जैसी, कि जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार बदल जाएगी वैसे ही ब्रिटिश जाएंगे और हिंदुस्तान में कब्जा होगा ब्राह्मणों का, उससे दलितों की स्थिति कमजोर होगी। मतलब हिंदुओं की वर्चस्व के कारण वो जो दलित ओबीसी है वो प्रताड़ित होंगे, लेकिन मुसलमान सेंट्रिक राजनीति के कारण पासमानदा परेशान नहीं होंगे। मुसलमानों में किसका वर्चस्व है इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं आएगी। एक पुलिस रिपोर्ट आई है जो भी यूएस एड का पैसा खाती है, उसका पूरा ड्राफ्ट देखिए, जिसमें राहुल गांधी जो आज एजेंडा चला रहा है वही एजेंडा वो चला रहा है, और वो भी पैसा खाता है यूएस एड का। और अभी प्रेस विज्ञप्ति हिंदुस्तान में कई पत्रकारों के पास आई है, जिसमें कुछ ऐसे मीडिया संगठन हैं जो कि लगातार मोदी विरोधी काम करते हैं, उसके कुछ पत्रकार मोदी समर्थक भी हो सकते हैं। उसी से ये जानकारी मिली है कि ये पुलिस रिपोर्ट आई है कि नहीं, इसे पब्लिश करना चाहिए, और उसमें भी यही एजेंडा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, हिंदू ध्रुवीकरण हो रहा है। उससे मुसलमानों की बात नहीं होगी, उससे सीधे बात हो रही है कि इससे दलितों की समस्या बढ़ेगी, ओबीसी की समस्या बढ़ेगी। राहुल गांधी यही तो घूम घूम कर कह रहा है जी। जब राहुल गांधी अमेरिका गए, जिन लोगों से मुलाकात की वो यही लोग तो थे। जब वो यूरोपीय यूनियन गए, उन लोगों से मुलाकात की जो कि यूरोपीय संघ के संसद में मणिपुर के मामले में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करवाया है। तो आप भारत के खिलाफ हो या मोदी के खिलाफ हो, आप भारत विरोधियों के साथ खड़े रहते हो और कहते हो कि यूएस के एजेंसी, वो जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, ये ट्रंप विरोधी कांग्रेस क्यों है? कांग्रेस को क्या समस्या है ट्रंप से? या फिर इसके इर्द गिर्द जितने वामपंथी पत्रकार यहां बैठे हैं, ये ट्रंप से क्यों चिढ़ते हैं? इसलिए तो मेलोनी ने भी कहा, इटली, अर्जेंटीना, उसके बाद अमेरिका और भारत, ये सारे लोग जो कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हमें सब क्या कहता है? तानाशाह। लेकिन जो तानाशाही कर रहा है उसके बारे में कहेगा कि ये सबसे बड़े डेमोक्रेसी के समर्थक हैं।
ये स्थितियां पूरी दुनिया में चल रही है, सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका की बात नहीं है। इटली में भी यही चल रहा है, अर्जेंटीना में भी यही चल रहा है। अब जो ये लेफ्ट पार्टी की पूरी दुनिया में सरकारें थी, अब वो चूल्हे हिल रही है, इन लोगों का आधार कमजोर हो रहा है और अब नेशनलिस्ट लीडर सामने आ रहे हैं। तो इसके बाद समस्याएं उन लोगों की होगी जो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा पैदा करते रहते थे किसी कम्युनिटी के लिए, किसी संगठन के लिए, और दूसरे को उभरने नहीं देते थे। तो जब इतना बड़ा मसला चल रहा है तो आप लोगों को भरमा सकते हो। राहुल गांधी अपने प्रोपेगेंडा करने वाले दोस्तों के माध्यम से, ये कुछ छिटपिट मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी के उन लोगों को कैसे भ्रमित करोगे जो इन चीजों की हकीकत को जानते हैं? तो उन लोगों में अब बैठ के चल रही है कि नहीं, ये आदमी जो महामूढ़ है हम लोगों को ले डूबेगा। आखिरकार अचानक से ऐसे समय में शशि थरूर क्यों सामने आते हैं और कहते हैं ये राहुल गांधी की मूर्खता का हम परिणाम नहीं भुगत सकते? ये क्यों कहते हैं कि तुम्हें जो विकल्प मिलता है वो दो, अब हम अपना विकल्प दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं? आज वो इंटरव्यू देना शुरू कर दिए, आज वो बताना शुरू कर दिए कि राहुल गांधी की क्या औकात है, कांग्रेस की क्या औकात है। हम अपने क्षेत्र में भी अपने बदौलत जीते हैं, जो कांग्रेस को गली आता था वो हमें वोट दिया है। ये लोग आखिरकार सामने क्यों आए? क्या शशि थरूर से ज्यादा बुद्धिमान है राहुल गांधी की टीम में कोई और, जो यूएन में काम करके आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे काम किया है? ये सारे लोग अलग अलग स्टेट में ये मीटिंग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इस मूर्खता के कारण कहीं हमें भी जेल न जाना पड़े, हमारे क्षेत्र में भी कुछ पैसे वैसे भेजा होगा, कांग्रेस की जो फंडिंग हो रही है अचानक से ऐसा ना पता चले कि कांग्रेस के 30-40 नेता अचानक से गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि उसके खिलाफ सबूत है। तो ये पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति चल रही है। महाराष्ट्र में देखिए वही स्थिति है, तो केरल में वही स्थिति है, इधर हरियाणा में लगातार विद्रोह चल रहा है, हर रोज 2-4 बड़े नेता इस्तीफा दे देते हैं। तो इधर हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा फिर से एक्टिव मोड में आते दिखाई पड़ रहे हैं। तो हर स्टेट में जो पुराने नेता थे और जो कुछ समझदार नेता है वो ये जानता है कि राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में मोदी के घृणा में देश विरोधी हमें बना दिया है और हम देशद्रोही नहीं बने रहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द विकल्प तलाश करो और इस पार्टी को तोड़ो, छोड़ो, जो करना है करो, लेकिन अपने विकल्प पर काम करो। मोदी का विरोध करते थे कि कांग्रेस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और इधर मोदी जैसे ही भागलपुर पहुंचे वहां पर भी विपक्ष में एक तरह से बौखलाहट देखी गई, और जिस तरह की भीड़ मोदी की रैली में थी उससे भी विपक्ष डरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, डरा हुआ नहीं, उन लोगों की नींद उड़ी हुई है। दिक्कत क्या है कि मोदी इज ऑन रोल। आप देखिए, हरियाणा आप जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली इम्पॉसिबल टास्क था वो भी जीत गए। जो जमीनी हकीकत क्या है, नीतीश कुमार विद और विदाउट भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाने की स्थिति में है बिहार में जी। और नीतीश कुमार के आ जाने से जीत जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जा रही है। और इस बार तो चिराग पासवान भी इसी साइड में है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो चुनावी यलगार जो है, प्रचार जो है वो शुरू हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे? अभी देखिए क्या दिक्कत है। जो आपने कहा भाई लालू बाहर आ गए, तेजस्वी बाहर आ, ये तो परेशान, अरे राम अब क्या होगा, अब क्या होगा। तेजस्वी पे तो आरोप लग रहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को नजरबंद कर रखा है। भाई ये तो सब जगह होता ही है, राजनीति चीज ही ऐसी होती है। इसलिए देखिए केजरीवाल किसी को नहीं देता पावर। यही काम तो किया अखिलेश यादव ने, यही काम तो अखिलेश यादव ने किया। लालू यादव की तबीयत भी खराब रहती है, सीधे सीधे इस तरह का आरोप उतना भी उचित नहीं है। लेकिन जो भी है, अभी दिक्कत क्या है कि भाई विपक्ष के कुनबे में राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस के नेता वहाँ जा रहे हैं, कोई साउथ इंडियन को वहाँ पे इंचार्ज बना करके भेज दिया है। मालूम चल रहा है कि जो इंडी गठबंधन है उसी में तोड़ फोड़ चल रहा है। आरजेडी ने कह दिया कि भाई 70 सीट नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि हम तो ज़्यादा सीट दे दें सीपीआई एमएल वालों को, उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा हो जाएगा। एक और टेंशन कर दिया, इस शाहबाद इलाके में जहाँ ये लोग बड़ा स्ट्रांग है विपक्षी, वहाँ का एक आदमी को मंत्री बना दिया दिल्ली के अंदर में। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी गए और आज
किसान सम्मान राशि का वहाँ से सारे लोगों के 75 लाख के आसपास फैमिलीज हैं जो बिहार में जिनको डायरेक्ट पैसा आता है। तो आप देखिए, एक तरह से देखिए, परसेप्शन से ही राजनीति चलती है। तेजस्वी यादव अपने पिता की परछाई भी नहीं है। आप भी समझ लीजिए कि जो लालू यादव का करिश्मा था उसका 5% भी तेजस्वी यादव में नहीं है। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा चेहरा है नहीं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो ये जो बिहार में जो चुनाव है, मैं एक बात आपको कहूं कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा पे निकल गए, लगातार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, और जिस तरह से हलचल है, मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर वहाँ पे मतलब 5-6 महीने पहले ही, मतलब बाढ़ आने से पहले इस बार चुनाव की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल। तो चुनावी साल में पीएम मोदी का जो दौरा हुआ है, अभी फिलहाल जो वहां पे विपक्ष की स्थिति है, सबसे कमजोर स्थिति में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पर जो एक्टिवनेस, जो सक्रियता दिखाई है, क्या वो बता रहा है कि विपक्ष जो है वो आपस में ही खींचतान में लगा रहेगा? देखिए, ये विपक्ष आपस में खींचतान में नहीं है। कांग्रेस एक्टिविटी अगर बढ़ाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अगर नीतीश कुमार यात्रा पर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं। ये अपने अपने पार्टी की एक्टिविटी है, लेकिन इन लोगों की स्थिति क्या है ये निर्भर करता है कि इस एक्टिविटी का प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बाप बेटे कर क्या सकते हैं। इन बाप बेटों का इतिहास क्या है। पीएम मोदी ने 2-3 बातें कही और 2-3 बातों में इनका पूरी कुंडली खोल दी। डर इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई अब लोग पीएम मोदी के उन बातों पर भी भरोसा करते हैं जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की होती है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, और इतना दिन से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोल रहे थे बेईमान। एक बार मोदी उतरे चुनावी मैदान में और बोला कि ये बेईमान है। लोगों ने भरोसा किया कि सही में बेईमान है। उन्होंने गारंटी दी, लोगों ने भरोसा किया कि नहीं, ये गारंटी दे रहे हैं तो हम दिल्ली में सुरक्षित है और हमारी योजनाएं सुरक्षित है, आगे बेहतर काम किया जाएगा दिल्ली के अंदर भी। अब डर तो लालू प्रसाद यादव को इस बात का भी लग रहा है कि कभी एक नोटिस आया और इस बीमारी की अवस्था में फिर से जेल में चले गए, ये तो सजा याफ्ता आदमी है, ये तो बेल पर बाहर है, और फिर भी अकड़ ऐसी कि जैसे हम ईमानदारी का पुतला बने हुए हैं। इन लोगों को तो शर्म से मीडिया के सामने आना नहीं चाहिए। जो आरोपी नहीं है बल्कि सजा याफ्ता है, सजा मिली है तुम्हें घोटाले में, और फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम ईमानदार है, चारा खा गए। पीएम मोदी ने यही कहा, जो चारा खा सकता है वो व्यवस्थाएं क्या बदल सकता है। तो बात तेजस्वी यादव लालू यादव की है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ये दोनों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करके, जातीय इक्वेशन बनाकर हम कुछ सीटें ला सकते हैं, जिसमें यादव हमारे साथ हो तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, मुस्लिम हमारे साथ हो, और कुछ ओबीसी और दलित हमारे साथ हो सकते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि यादव ही इनके साथ पूरी तरह से नहीं है। पीएम मोदी ने ऐसी बात कर दी है। नित्यानंद राय ये राजद के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो मंत्री बने हुए हैं, और यादव बहुल क्षेत्र से जीत कर आते हैं। जिस क्षेत्र में ये कहा जाता था रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, वहां जदयू का सांसद है दिनेश प्रताप यादव, वो राजद का सांसद नहीं है। तो यादवों के बीच भारतीय जनता पार्टी और जदयू ये दोनों ने सेंधमारी की है ज्वाइंट तरीके से। और दूसरी बात, मुसलमानों की राजनीति है, कभी कभी वो वैसे घूम कर चले जाते हैं, 10-20% वोट इधर से उधर हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 8 विधायक था ओवैसी का, भले ही वो बाद में धीरे धीरे राजद के साथ चला गया। तो ये स्थितियां बन रही है वहां। इन लोगों के पास सिर्फ कास्ट इक्वेशन है, और पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पास डेवलपमेंट का इक्वेशन है जो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। मतलब बिहार में ऐसी स्थिति आने वाली है जो राजद पहले 2015 से पहले की स्थिति थी, क्योंकि 2015 में नीतीश और लालू एक साथ आए। 2014 में नीतीश कुमार को लगा कि अब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मोदी नाम का तूफान आया, हमने उसका विरोध किया और लोकसभा में हम साफ हो गए, तो दोनों मिल गए। उसी समय से पहले जो राजद की स्थिति थी, अब फिर वही स्थिति में राजद 10-15 सीटों 20 सीटों पर आने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अमेरिका की यूएस फंडिंग में फंसी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की जुगत लगा रही है। इधर कांग्रेस ने श्वेत पत्र की मांग की है, वहीं कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह तेज होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ चुनावी राज्य बिहार में पीएम मोदी की मौजूदगी विपक्ष को रास नहीं आ रही है, उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।